हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। पूरे एक वीडियो में ही आपका सेल डिवीज़न कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन देखिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक छोटे से ऑर्गेनिजम्स का, छोटे से जीव का बड़ा बनना, जैसे सपोज दैट कि एक बच्चा जो है वो इतना बड़ा विशाल शरीर कैसे बनता है, वो कोशिका विभाजन के ही कारण बनता है। सेल जो है वो डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे एक सेल है, एक सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, बांटता है, अपने आप को दो सेल बनाता है, फिर ये डिवाइड करते हैं, फिर इसी तरह से दो सेल बनाया, फिर ये बनाया, है ना। तो यहाँ पे जो है ये सेल जो है वो लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं, विभाजन करते जाते हैं, और कोशिकाओं का जो नंबर है वो उसको बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो कोशिका विभाजन है वो वृद्धि और विकास के लिए होता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। विकास का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। लेकिन वृद्धि जो है वो एक समय जा कर के रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। सबसे पहले सेल थ्योरी की बात जो है वो कौन किए थे, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, है ना। लेकिन इसको देखने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वर्चाओ इन 1855 में। अब वर्चाओ को एक चीज़ और याद रखेंगे कि वर्चाओ जो थे वो न्यू मॉडर्न सेल थ्योरी को दिए थे, जो ये बताए थे कि कोई भी जीव का निर्माण किसी ना किसी पुराने कोशिका से ही होता है। ये सेल थ्योरी दिए थे वर्चाओ, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए सेल के कितने टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के। तो कोशिका विभाजन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर अगर बात करें हम तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग सभी देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, पहला एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। देखिए चलिए, एमाइटोसिस क्या है। यह कोशिका विभाजन एक कोशिकीय जीव में होता है, प्रोकैरियोट्स में होते हैं, अनडेवलप्ड में होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी में किस तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एमाइटोसिस होते हैं। माइटोसिस को डिस्कवर करने वाले, खोजने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, वाल्डेयर। ठीक है, याद रखेंगे कि माइटोसिस जो है इसकी डिस्कवरी करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, वाल्डेयर। ठीक है, यह कोशिका विभाजन सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, बॉडी के सेल, मतलब हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके, जनन सेल को छोड़ करके जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में, जैसे हमारे हाथ के, पैर के, लीवर के, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन सभी में कौन सा डिवीजन होता है, सोमैटिक। इनको सोमैटिक सेल कहा जाता है। और कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें डॉटर सेल में क्रोमोजोम की संख्या पेरेंट सेल के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्रोमोजोम जितना कि देखिए एक पेरेंट्स में, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, इसके पास क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि कोई भी जीव जो है, जैसे एक ह्यूमन का, एक मनुष्य का हम बात करते हैं कि हमारे एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसको जोड़े में अगर हम बात करें तो 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है। ठीक है, ये पेरेंट सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये अगर डिवाइड करेगा तो एक सेल हमेशा इसमें 2 नया सेल बनाता है। ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो 46 ही होंगे। ठीक है, तो ये पेरेंट सेल में जितना होगा उतना ही डॉटर सेल में भी होता है, सेम क्रोमोजोम होते हैं। देखिए इसमें 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अभी हम लोग बताएं कि 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोजोम की संख्या पेरेंट सेल के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए कोई एक नया सेल है, ये क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, जिसके पास 2n है, मतलब क्या है, 23 पेयर है।
ठीक है, 23 पेयर क्रोमोजोम है। ये जब डिवाइड करेगा तो इसमें भी कितने होंगे, 23 पेयर क्रोमोजोम ही होगा और इसमें भी 23 पेयर क्रोमोजोम होगा। ठीक है, ये क्या है, डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी क्रोमोजोम्स पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, तो उनको एक टर्म दिया जाता है, उसको बोला जाता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं वो स्टार्टिंग में सभी डिप्लॉइड होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। यह कोशिका विभाजन निम्नलिखित चरणों में होती है, मतलब कोशिका विभाजन जो है वो इसके बहुत सारे स्टेजेज हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इसका देखते हैं, पहला स्टेज क्या है, इंटरफेज। ठीक है, ये सर्वाधिक लंबी अवस्था है। देखिए, इस वीडियो को हमने हिंदी में लाने का कोशिश किया है ताकि जो दूसरे फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, जस्ट लाइक जो साइंस फैकल्टी से नहीं हैं, आर्ट्स के हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो वो इस वीडियो को पढ़ करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसको हमने हिंदी में लाया, आपके लैंग्वेज में लाया है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो यह क्या है, इंटरफेज क्या है, बहुत लंबी, सबसे लंबी अवस्था है जिसमें कोशिका जो है विभाजन के लिए तैयार होता है ना। मतलब पूरी तैयारी करने की बात की जाती है कि सेल किस तरह से डिवाइड करेगा, है ना। देखिए, अब इसमें इसके जो है वो 3 फेजेज होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इंटरफेज के। पहला G1 फेज, S फेज और G2 फेज। आगे देखिए ये सब क्या है। G1 फेज, इसमें क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए का निर्माण। जो कीवर्ड्स हैं हम उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, आप उसको माइंड में सेट कीजिएगा कि जो G1 फेज है, गैप 1, इसको गैप 1 भी कहेंगे, है ना, गैप 1। ठीक है, तो ये गैप 1 फेज है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए जो है उनका सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें कोशिका का जो आकार है वो बढ़ता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होता है, मतलब निर्माण होता है। ठीक है, जो कोशिका जो डीएनए है, वो एक डीएनए जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। जैसे ये एक डीएनए है तो ये फिर क्या करेगा, दूसरा डीएनए बनाएगा, है ना, इसका कॉपी तैयार होगा यहाँ पे। G2 फेज क्या है, इसमें कोशिका के अंग जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी का डुप्लीकेशन होता है। मतलब एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, एक जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेंगे, डबल क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। तो इस तरह से जो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पे कॉपी तैयार होते हैं, वो 1 से 2 बना लेते हैं। इंटरफेज के बाद देखिएगा क्या होता है, इसमें 2 स्टेजेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे ये टर्म याद रखिएगा, ये हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या समझते हैं, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, जो हमारा केंद्रक है, सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ही विभाजन को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। देखिए, कैरियो वर्ड जो है ना वो रिलेटेड है आपका न्यूक्लियस से। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। याद रखना है यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेजेज हैं। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, मतलब जो कोशिका विभाजन होगा उसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज को देखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, किसका,
क्रोमोसोम का, है ना। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले से क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियस था इस तरह से, यहाँ से इस तरह से पूरा न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमोसोम था। तो ये धीरे धीरे डिसअपियर्स होने लगते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। और सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल में चले जाते हैं, ये है हमारे सेंट्रियोल्स, ठीक है, और सेल के दोनों साइड में सेंट्रियोल्स चले जाते हैं। देखिए यहाँ फिगर में ये क्या है, क्रोमोसोम, ये सेंट्रियोल्स, और ये सेंट्रियोल्स जो है वो एक फाइबर जो होता है, एक धागे नुमा संरचना को क्रिएट करता है। और ये जो धागा नुमा संरचना है वो क्या करता है, आगे जा कर के यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उसको अलग करने का काम करता है, डिवाइड करने का काम करता है। मेटाफेज, क्रोमोसोम इसमें छोटे और थोड़े मोटे टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम बना लेते हैं यहाँ पे एक जैसा, और ये सभी के सभी जो है वो सीधी रेखा में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, सीधी एक लाइन में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। और ये लाइन ऐसा नहीं कि हमने हॉरिजेंटली बनाया तो हॉरिजेंटली हो गई, ये वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम का अध्ययन करने के लिए, गुणसूत्र का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन से थे, बेस्ट स्टेज कौन होता है, तो वो कौन है, मेटाफेज, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्रोमोसोम का अध्ययन, गुणसूत्र का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज मेटाफेज है। लास्ट ये क्या है, एनाफेज। एनाफेज में देख सकते हैं यहाँ से जो सेंट्रियोल्स थे ये क्या किए थे, स्पिंडल फाइबर रिलीज किए थे, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या है, धागे हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स को क्या किए, बीच से, ठीक है, क्रोमोसोम इस तरह से था, ठीक है, उनको ये क्या किए, बीच से इस तरह से दोनों तरह के जो दोनों साइड से जो स्पिंडल फाइबर थे वो खींच करके क्या किए, अलग कर दिए। इस अवस्था में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो जाते हैं, बताया आपने कि क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना, किसके द्वारा, स्पिंडल फाइबर के द्वारा, ठीक है, अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ चले आते हैं। टेलोफेज, इसमें क्रोमोसोम के जाल रूपी में बदल जाता है, देख सकते हैं इसमें जाल रूपी में बदल जाता है, और इसकी जो केंद्रिका झिल्ली में आ जाती है, जिससे इसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये भी इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दो न्यूक्लियस बन करके रेडी है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुका है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होगा वो भी 2n होगा। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, इसमें 23 पेयर होंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, दो न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूरा भरा हुआ, इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब ये जो साइटोप्लाज्म धीरे धीरे जो सेल है वो लंबा होगा, खिंचाएगा, और बीच में से ये इस तरह से ब्रेक करके क्या करेगा, दो नया सेल बनाएगा, और दोनों न्यूक्लियस भी अपने अपने सेल में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो माइटोसिस है उसके अंदर दो डॉटर सेल बनते हैं, ये एक सेल बन गया और ये दूसरा सेल बन गया, ठीक है। एक बार जब माइटोसिस होती है तो कितने नए सेल बनते हैं, दो सेल। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या क्या बनता है पूरे माइटोसिस से, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो माइटोसिस है वो किस में होता है, तो माइटोसिस सारे सोमैटिक सेल में होते हैं, ठीक है, बॉडी सेल्स में होते हैं। इसमें बेस्ट स्टेजेज बेस्ट स्टेज कौन सा है जिसमें क्रोमोसोम का अध्ययन किया जाता है, तो वो है मेटाफेज। एक सेल से कितने नए सेल्स बनते हैं,
तो माइटोसिस में 2 नए सेल बनते हैं। पेरेंट सेल से डॉटर सेल के क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। पेरेंट सेल में भी 23 पेयर्स होंगे क्रोमोजोम, तो उतना ही जो है वो उसके डॉटर सेल में भी क्रोमोजोम्स होंगे। तो ये मुख्य मुख्य प्रश्न है जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। क्या है, जंतु कोशिका सेल मेम्ब्रेन, जंतु कोशिका सेल मेम्ब्रेन दोनों दिशाओं में चली जाती है, जिसको अभी हमने बताया है ना। और पादप कोशिका में यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेट्स है वो क्या करते हैं, 2 सेल कोशिकाओं को बांटने का काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप एनिमल में क्या था, सेंट्रियोल्स, उसी तरह से पादप में क्या होता है, प्लेट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के क्या क्या विशेषताएं या फिर क्या क्यों महत्व है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम्स, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या पैतृक कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या के बराबर होता है। ये तो आप लोग को बताए हैं, है ना, कि जितने भी पेरेंट्स में जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा उतना ही क्या होगा, उसके डॉटर सेल में भी होंगे, ठीक है। इसमें एक कोशिका से 2 नई कोशिका, कुछ मुख्य चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पे लिख के रखा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यह कोशिका विभाजन किस में होता है, सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। इसमें में बनने वाले नई कोशिकाओं में नई गुणों का संभावना होता है, ठीक है। मतलब जो नए सेल बने हैं उसमें जो गुण होगा, जो कैरेक्टर होगा, वो कुछ नए टाइप्स के हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मियोसिस, मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री डिवीजन बोला जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। इसमें जो है वो 4 नई कोशिका बनती है, ठीक है। जैसे क्या है, ये एक सेल है, ये डिवाइड करेंगे तो 2 सेल बनाएंगे, फिर से ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 सेल बनाएंगे, तो इसमें कितने होंगे, 4 सेल बनते हैं। तो एक मियोसिस होने पे क्या होता है, 4 नए सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। और ये किस में होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें होती हैं। इस कोशिका विभाजन में बनने वाली कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या पैतृक का क्या होता है, हाफ होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे आगे फिगर से समझाएंगे क्या होता है। इसमें याद रखिएगा कि जो पेरेंट्स के पास क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 46 है, 46 क्रोमोजोम है। तो वहीं पे जो डॉटर सेल बना है, जो नए सेल्स बने हैं, उसमें क्रोमोजोम कितने होंगे, 23 होंगे, ठीक है। मतलब 46 का आधा हो जाता है। इस कोशिका विभाजन में नई नई गुणों का विकास होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे नए गुण आते हैं। यह कोशिका विभाजन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 1 के भी 4 टाइप्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, और मियोसिस 2 के भी वही सेम क्या होंगे, 4 टाइप्स होंगे। यहाँ पे प्रोफेज 2 हो जाएगा, यहाँ मेटाफेज 2 हो जाएगा, यहाँ पे एनाफेज 2 हो जाएगा, और यहाँ पे टेलोफेज 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेम स्टेज है, नाम सेम होगा, बस यहाँ पे मियोसिस 1 है और यहाँ पे मियोसिस 2। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। देखिए ये क्या है, एक क्रोमोजोम है, ठीक है, एक गुणसूत्र है। ये हमको रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जनन कोशिका, जैसे स्पर्म और ओवम, ठीक है। इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो इसमें जो है वो मियोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग में कोई भी सेल है उसके पास क्रोमोजोम 46 होगा, हम ह्यूमन बॉडी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सेल जो था वो पहले डिवाइड किया, 2 नए सेल बनाए। अब यहाँ पे क्रोमोजोम जो है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। मतलब 46 का आधा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कहलाएगा मियोसिस
1, ठीक है, ये क्या होता है मियोसिस 1, ठीक है। और फिर ये एक ही बार मियोसिस 1 करके ये रुक नहीं जाता है, ये फिर से डिवाइड करता है, ठीक है, और फिर से क्या होता है, ये 2 सेल बनाएगा और ये भी 2 सेल बनाएगा, और इसमें भी क्रोमोजोम कितना होगा, 23 ही होगा, ठीक है, 23 ही क्रोमोजोम होगा। ये क्या है मियोसिस 2, ठीक है। तो जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस के जैसा होता है, सूत्री विभाजन के जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 है, 2n के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड। और 23 जो हाफ हो गया तो इसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड, है ना। चलिए प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 के फर्दर 5 पार्ट्स हैं इसके। पहला लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेज 1 के भी जो हैं वो 5 पार्ट्स हैं। पहला देखते हैं लिप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो छोटे और मोटे होने लगते हैं, जैसे पहले ये उलझा हुआ था, ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे और मोटे होने लगते हैं, ठीक है। क्वाइलिंग जो दिखने लगता है इसमें ना। जाइगोटीन क्या है, इसमें जो देखिए होमोलोगस क्रोमोजोम, मतलब एक जो क्रोमोजोम था वो अपने जैसे ही क्रोमोजोम्स क्या करते हैं, सेम टाइप के क्रोमोजोम्स का निर्माण करने लगते हैं, ठीक है, जिसको एक स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है जिपर, ठीक है, जिपर स्ट्रक्चर याद रखेंगे यहाँ पे। पैकेटीन, पैकेटीन में क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोजोम हैं और दोनों क्या करते हैं, एक साथ सामने आकर के देख सकते हैं कि ये क्रॉस इस तरह से करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो इसमें चले आते हैं, इसके कुछ पार्ट्स इसमें चले आते हैं, ठीक है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने बताया कि क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, जिसके कारण ये वाला क्रोमोजोम्स का कुछ गुण इसमें चला आया है और इस वाले क्रोमोजोम का कुछ गुण इसमें चला आया है ना। तो इस तरह से जो है वो क्या हुआ, थोड़े थोड़े जो है क्रोमोजोम्स जो है वो टूट करके क्या हो गए हैं दोनों के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन से फेज में देखने को मिलता है, तो कौन से फेज में देखने को मिलता है, पैकेटीन में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें डिप्लोटीन, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपीयर होने लगता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो धीरे 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 क्या होता है, गायब होने लगते हैं। डाइकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखने नहीं लगते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। देख सकते हैं आप सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों अपोजिट पोल में चले गए और फिर से दोनों क्या किए, स्पिंडल फाइबर निर्माण करने लगे, है ना। अब ये स्पिंडल फाइबर ही है जो कि क्या करेगा, क्रोमोजोम्स को अलग करेगा खींच करके। अब यहाँ पे मेटाफेज 1 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोजोम्स को क्या किया है, पकड़ लिया है और यहाँ से अब उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे उसको। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए होमोलोगस क्रोमोजोम के मध्य में छोटे और मोटे होकर क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के बाद अवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोजोम के सेंटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे कि स्पिंडल फाइबर जो है, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के बीच में जो स्टेप्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर इसी को कहते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर है ना वो आपका सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको देखिए ऐसे बताते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्रोमोजोम्स हैं,
तो ये इसका क्या है, सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रियोल्स, और यहाँ से ये निकला है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो इसके सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, यहाँ से दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है ये। एनाफेज 1, ठीक है। अब एनाफेज में क्या हो गया, दोनों जो थे क्रोमोजोम्स क्या हो गए, दोनों क्रोमोजोम्स अलग हो गए, ठीक है। देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर ये क्या किया है, खींच लिया अपने साइड में, है ना, अपने सेंट्रियोल के साइड में खींच लिया है। और जो क्रोमोजोम्स 40 क्रोमोजोम्स जो थे, 46 क्रोमोजोम जो थे वो कितने हो जाएंगे, 23 इधर हो जाएगा और 23 इधर हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे। वही चीज़ बोले कि इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो रहता है वो खींच करके क्या करता है, उनको आधा कर लेता है, 23 कर लेता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो एनाफेज है यहाँ पे सेंट्रोमियर्स अलग नहीं हो रहे हैं, जो क्रोमोजोम्स थे, है ना, वो क्रोमोजोम्स देखिए इस तरह से पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो पूरे क्रोमोजोम्स अलग हो रहा है, पूरे क्रोमोजोम ही अलग हो रहा है। अगर यहाँ से डिवाइड होता तब यहाँ बोलते हैं कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे क्रोमोजोम ही अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कि एनाफेज 1 जो है, ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। टेलोफेज 1, टेलोफेज 1 में फिर से वही चीज़ कि सेल जो था वो क्या किया, न्यूक्लियस, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं वो भी क्या है, बन चुके हैं, ठीक है। 2 न्यूक्लियस बन करके रेडी है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस अवस्था में क्रोमोजोम क्रोमैटिन नेटवर्क में चेंज हो जाता है, जाल के रूप में बदल जाता है और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम की संख्या हाफ हो जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, हैप्लोइड कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बन जाती है, देख सकते हैं कि 2 न्यूक्लियस बन गया और उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो क्या होते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2 हमारा बन चुका है, 2 बन चुका है न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे भरे हुए हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो सेल जो है वो लेंथनिंग होगा, धीरे धीरे इस तरह से लेंथनिंग होगा और क्या करेगा, बीच से टूटेगा, ठीक है, बीच से ब्रेक करेगा और 2 सेल बनाएगा। अब यहाँ पे ये कितना था, 46। याद रखेंगे कि जो माइटोसिस था यहाँ पे पेरेंट सेल के क्रोमोसोम 46 थे और डॉटर सेल के भी 46 थे माइटोसिस में, लेकिन यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो 46 क्रोमोसोम पेरेंट्स के पास था, डॉटर के पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, 23 हैं। इसमें सभी सेल ऑर्गन अपने अपने न्यूक्लियस की ओर चले जाते हैं, ठीक है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, सारे के सारे क्या होते हैं, अपने अपने न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन दोनों दिशाओं से केंद्रक के ओर दबने लगते हैं। पादप कोशिका में प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ होगा, बस पादप कोशिका में क्या होंगे, प्लेट्स होंगे और वही जो है वो क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें 2 हैप्लोइड सेल का निर्माण होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सेम प्रोसेस जो है, इसी तरह से वो सेम प्रोसेस होता है। जैसे आपका क्या हुआ, माइटोसिस 1 हो गया, माइटोसिस 2 देखिएगा, देखिए, ठीक है। माइटोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होता है, माइटोसिस के जैसा। माइटोसिस मतलब कि अब 23 जो क्रोमोजोम्स थे, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, 23 क्रोमोजोम्स ही, देखिए ये कितना था, 46 था, ठीक है। ये डिवाइड किया तो कितना हुआ, 23 ही हुआ, ठीक है। फिर से ये डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 23 ही होगा,
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों तो सेम हो रहा है ना, तो इसके लिए ये पेरेंट्स हुआ, ठीक है। जो मियोसिस 2 है ये 2 वाला स्टेज है, ये 1 है, ठीक है। तो 2 जो है 2 के लिए क्या हुआ, 1 पेरेंट हुआ। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसा होता है, ये कह सकते हैं। देखिए सेम वही चीज़। मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल्स के हाफ हो जाता है, ये बताया, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाइगोट, स्पर्म एंड ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, और इस तरह से जो पीढ़ी है वो क्रोमोसोम की संख्या के समान बनी चली जाती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए, अगर यहाँ पे स्पर्म जो था और ये क्या है, ओवम है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये फिर से बनाते हैं, ये स्पर्म और ये है ओवम, ठीक है। इसके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। दोनों क्रॉस करेंगे, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा तो इसके पास क्रोमोसोम्स कितना होगा, 46 होगा, ये डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो अगर सोचिए कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होता, क्रोमोसोम अगर हाफ नहीं होता तो सोचिए कि बच्चा जो था वो एबनॉर्मल हो सकता था, मतलब इसके पास क्रोमोसोम्स जो है वो 92 हो जाते, डबल हो जाता है इसका। तो यहाँ पे जो है वो मियोसिस होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तभी जा कर के क्या होगा, एक हेल्दी जाइगोट्स का निर्माण होगा, बच्चे का निर्माण होगा। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, ये देखिएगा कि जो माइटोसिस है, ठीक है, जो सूत्री है, इसको क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन, ठीक है। और ये क्या है, अर्धसूत्री, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि सूत्री विभाजन जो है, माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, और मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। माइटोसिस में 2 नए सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 नए सेल बनते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होता है पेरेंट सेल का, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेकन बाय माइटोसिस, ठीक है, मतलब किसी भी शरीर का विकास जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। और इसमें नए गुण का आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे जो है वो नए कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे ताकि वो सभी जो है वो लाभान्वित हो सके और अभी एग्ज़ाम्स जो हैं उनका वो प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू।